ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपोजिट स्लैब्स। ठीक है, हेडिंग डाल दो कंपोजिट स्लैब्स। तो कंपोजिट स्लैब्स में तीन केस हम लोग पढ़ेंगे। पहला है स्लैब्स इन सीरीज, वहाँ सीरीज में स्लैब्स कनेक्ट हैं वन बाय वन, एक के बाद एक लाइन में लगे हुए हैं। सेकंड केस है स्लैब्स इन पैरेलल, है ना, वहाँ पैरेलल होंगे, हीट फ्लो के पैरेलल। ठीक है, और फिर तीसरा होगा मिक्स्ड, जिसमें सीरीज में भी होंगे कुछ और कुछ पैरेलल भी होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायग्राम बना दो। तो ये स्लैब्स इन सीरीज हैं, तो यहाँ तीन स्लैब ली हुई है। पहले का थिकनेस या लेंथ L1 है, L2 है, L3 है। इसका कंडक्टिविटी K1 K2 K3 है। एरिया क्रॉस सेक्शन वाला इनका सबका सेम दिख रहा है, तो वो A है। और K1 K2 K3 अगर कांस्टेंट होंगे, है ना, सिंपल केस मानते हैं कि ये कांस्टेंट हैं, तो कांस्टेंट के केस में मान लिया कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो T1 है, लेफ्ट वाले फेस का। ठीक है, तो T1 इज़ मोर देन, T2 इज़ मोर देन, T3 इज़ मोर देन T4, ये टेम्परेचर का क्रम माना हुआ है। तो हमारा हीट फ्लो होगा लेफ़्ट टू राइट, जैसा कि डायरेक्शन आपको बताया हुआ है। अगर ये तीनों के कांस्टेंट होंगे तो T1 से T2 टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा, टेम्परेचर प्रोफाइल कैसा होगा, हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ भी के कांस्टेंट है, ये भी स्ट्रेट लाइन होगा। तीसरा यहाँ भी कांस्टेंट है, ये भी स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब इनका जो स्लोप है, पहले लाइन का स्लोप इतना है, दूसरे का डिफरेंट है, तीसरे का और डिफरेंट है। तो ये जो स्लोप है तीनों के, वो डिपेंड करेंगे K1 K2 K3 की वैल्यू पर। ठीक है, K1 K2 K3 की वैल्यू पर। ठीक है, तो जिसमें K आपका ज़्यादा होगा उसमें स्लोप ज़्यादा होगा या कम होगा, तो वो आप समझ सकते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन कि Q इक्वल टू क्या होता है, KA, ये स्लोप है dt बाई डी एक्स। तो dt बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू वॉट, Q अपॉन KA। स्टडी स्टेट में क्या होगा, Q कांस्टेंट हो जाएगा, जितना Q यहाँ से आ रहा होगा वही इससे पास कर रहा होगा, वही इससे पास कर रहा होगा, वही राइट फेस पे पहुँच जा रहा होगा। ठीक है, तो स्टडी स्टेट में Q कांस्टेंट होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम होगा, मतलब स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आपका कंडक्टिविटी के, है ना। अब जिसकी कंडक्टिविटी हाई होगी उसका स्लोप कम होगा, जिसकी मटेरियल की, जिस स्लैब की कंडक्टिविटी हाई होगी उसका स्लोप कम होगा। तो देखो पहले वाले का स्लोप कम मालूम पड़ रहा है ना, θ1, दूसरे का और ज़्यादा है, तीसरे का और ज़्यादा है। इसका मतलब इसका कंडक्टिविटी सबसे कम होगा, इसका कंडक्टिविटी और ज़्यादा होगा, इसका कंडक्टिविटी और ज़्यादा होगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू कैन एनालाइज। चलो अब बात करते हैं कि यहाँ पर ये सीरीज में है, तो इसमें हीट फ्लो इक्वेशन किस तरीके से बनेगी। टेम्परेचर ऐसे वेरी कर रहा है क्योंकि के कांस्टेंट है। तो देखो ज़रा, मैं जाता हूँ स्क्रीन के पीछे। यहाँ एनालिसिस जो है वो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट बना के ईजिली हो जाती है। हम जानते हैं कि जैसे हीट फ्लो करता है यहाँ पर, वैसे ही वहाँ इलेक्ट्रिसिटी में करंट फ्लो करता था। तो यहाँ पर जो तीनों स्लैब हैं वो अपना अपना थर्मल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि सीरीज में है। तो सिंपली इसका फिगर इक्विवेलेंट जो डायग्राम है इलेक्ट्रिकल सर्किट इसका, वो इस तरीके से बन सकता है कि तीनों रेजिस्टेंस जो हैं थर्मल रेजिस्टेंस वो सीरीज में लगे हुए हैं लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपका R1 हो गया पहली स्लैब का, ये R2 दूसरी स्लैब का, R3 तीसरी स्लैब का। पहला यहाँ टेम्परेचर है T1, दूसरा यहाँ टेम्परेचर है T2, तीसरा यहाँ टेम्परेचर है T3, चौथा यहाँ टेम्परेचर है T4। Q जो है वो सारे स्लैब में से सेम ही पास करेगा, सेम ही पास करेगा, Q Q Q और Q। ठीक है जी। अब क्योंकि ये सारे रेजिस्टेंस सीरीज में हैं,
तो अलग अलग अगर मैं इनका वैल्यू लिखूं डिटेल में, तो पहले का क्या होगा, L1 अपॉन K1, A1 होना चाहिए लेकिन A सेम है तो यही बन जाएगा R2 L2 K2 A2, और R3 L3 K3 A। यहाँ पर ये R2 लिख गया गलती से, ये R3 है, ठीक है जी। चलो, तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट्स इट। मतलब 1/A कॉमन आ सकता है, L1/K1, L2/K2 और L3/K3। दिस इज योर इक्वेशन 1। क्लियर हुई बात? ये हो गया R टोटल। ठीक, अब जो हीट यहाँ से एंटर करेगा वो ही फर्स्ट वाले स्लैब से पास करेगा, वही सेकंड वाले से, वही थर्ड वाले से। सो यहाँ पर बिकॉज दीज आर इन सीरीज, तो यहाँ पर सेम हीट ही जो एंटर किया वही पहले स्लैब से पार कर रहा है, वही सेकंड से, वही थर्ड से पार कर रहा है। पहले से जो पार करेगा उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, पहले के लिए लिखेंगे K1A T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L1, ये सुनो। दूसरे से K2A T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाई L2, K3A T3 माइनस T4, गलत लिख दिया क्या, गलत लिख दिया, 2 माइनस 1 होगा फाइनल माइनस इनिशियल, T2 माइनस T1 क्योंकि माइनस लगा रहे हैं ना हम, 3 माइनस 2 4 माइनस 3, हाँ अब ठीक है, बाई L3 लिख सकते हैं इस तरह। तो इसको चेंज किया जा सकता है, Q इक्वल टू K1A T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L1, K2A T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाई L2, K3A L3 T3 माइनस 4, इस तरह लिख सकते हैं। अभी इसको Q T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R1 लिखा जा सकता है कि नहीं, ठीक है, L1/K1A R1 बन जाएगा, 2 माइनस 3 ये बन जाएगा R2 रेजिस्टेंस, और 3 माइनस 4 अपॉन R3 ये थर्ड रेजिस्टेंस। सिमिलरली अगर हम सीधा 1 माइनस 4 कर दें इनिशियल से फाइनल, तो हमें रेजिस्टेंस टोटल लेना पड़ेगा, क्या सुनो। अगर हम इनिशियल टेम्परेचर T1 बिल्कुल लेफ्ट फेस का और T4 बिल्कुल राइट फेस का डायरेक्ट वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करा दें, तो ये इक्वेशन बन जाएगी कि नहीं। तो दिस विल बी योर हीट ट्रांसफ़र इक्वेशन और हीट फ्लो इक्वेशन फॉर दी स्लैब्स इन सीरीज। क्लियर हुई बात? तो ये बात आ गई। तो इसके लिए हम यहाँ सर्किट बना सकते हैं कि भाई आर टोटल अगर लगा रहे हो तो आर टोटल लगाने के लिए अपने को इधर सीधा T1 से T4 के बीच में Q को फ्लो करा देना है, क्या सुनो, ये सर्किट बन जाएगा फॉर द पॉइंट। ऑल्सो अगर हीट फ्लक्स की बात करें, हीट फ्लक्स की बात करें तो वो Q इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A, क्या सुनो। तो Q अपॉन A एरिया अगर हम यहाँ पे करते हैं तो ये आएगा T1 माइनस T2 अपॉन एरिया निकल चुका है तो ये R1 डैश लिखेंगे, इसको याद है रेजिस्टेंस में डैश किस में लगवाया था, जो L अपॉन K होता था, बस R2 डैश T3 माइनस T4 R3 डैश। ऑल्सो अगर डायरेक्ट 1 से 4 कर दिया
तो ये आ जाएगा आर टोटल डैश। क्लियर हुई बात? इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी फ्लक्स के लिए। लिख दो वेयर आर वन डैश इज L1 बाई K1, R2 डैश इज L2 बाई K2, R3 डैश इज L3 बाई K3 and R total dash is equal to what to write? R1 dash, 2 dash and 3 dash का सम। यस और नो? तो ये आ गया। तो दिस इज हाउ heat will be flowing, flux will be flowing in these slabs in series, in these slabs in series। क्लियर हुई बात? सिंपल सा उसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है। सीरीज में है तो सारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दो, पैरेलल होगा तो वहाँ रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दो। सीरीज में इसमें क्यू सेम रहेगा जैसे वहाँ पर करंट सेम रहता है, ठीक है। पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है तो हीट भी डिवाइड हो जाएगा, क्यू डिवाइड हो जाएगा दो ब्रांचेस में, Q1 Q2, ठीक है। चलो बन गया। सेकेंड केस लिखो, स्लैब्स इन पैरेलल। स्लैब्स इन पैरेलल, तो स्लैब्स या प्लेट्स या बार पैरेलल में कनेक्टेड हों। तो पैरेलल में किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं? तो मान लेते हैं कि इस तरीके से एक स्लैब है, उसी के पैरेलल में ये दूसरी स्लैब है, ठीक है। इसमें दोनों का लेफ्ट फेस और दोनों का राइट फेस कंबाइंडली सेम टेम्परेचर पर रखा जाता है। लेफ्ट दोनों का मान लो T1 पे है, राइट दोनों का मान लो T2 टेम्परेचर पे, ठीक है। अब यहाँ से टोटल दोनों को मिला के आप कुछ हीट सप्लाई करेंगे कंबाइंडली, वो टोटल हीट क्या होगा? Q होगा, ठीक है। वो टोटल हीट क्या होगा? Q। वो Q इन दोनों में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा और फाइनली यहाँ जाके फिर से ऐड हो जाएगा। यहाँ से Q जो गया वो दोनों में डिवाइड हो जाएगा। मान लो पहले स्लैब में Q बन जाता है, दूसरे में Q2 जाता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ पहले का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 मान लो, कंडक्टिविटी K1 मान लो, दूसरे का A2 मान लो, कंडक्टिविटी K2 मान लो, लेंथ जो है या थिकनेस वो दोनों का सेम है, L मान लेते हैं, ठीक है। साथ में मान लेते हैं कि T1 इज मोर देन T2, तो T1 मोर देन T2 ऑब्वियस है, अब लिखने की भी ज़रूरत नहीं कि भाई यही ज़्यादा रहा होगा तभी हीट लेफ्ट से राइट फ्लो करेगा। तो यहाँ भी फटाफट से इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट बना देते हैं, ठीक है। तो एक का रेजिस्टेंस दूसरे के रेजिस्टेंस के पैरेलल दिखाई देगा, इस तरीके से पैरेलल कनेक्शन बना देंगे ना, लाइक दिस। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर टेम्परेचर है आपका T1, ओके। फाइनली टेम्परेचर है T2 और हीट जो फ्लो कर रहा है वो इस तरीके से, Q पहले आपने टोटल दिया, एक तरफ चला जाएगा Q1, एक तरफ चला जाएगा Q2, वापस ये Q1 यहाँ पे आएगा, ये Q2 यहाँ आएगा और फाइनली एग्जिट पर टोटल Q फिर से मिल जाएगा। जैसे करंट को करते थे वैसे यहाँ हीट को सिंपली आप डिवाइड करेंगे। गेटिंग पॉइंट और नॉट? हियर दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो आर टोटल हम जानते हैं किस तरीके से फाइंड किया जाता है, 1/R टोटल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सो यहाँ आर टोटल अगर मैं लिखूँ तो वो आएगा R1R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 फॉर द पॉइंट और नॉट। तो ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस फॉर दी सर्किट, है ना, कंबाइंड। नाउ यहाँ हीट जो है
वो हो रही है डिवाइड दो ब्रांचेज में। सो Q विल बी एक्चुअली इक्वल टू Q1 प्लस Q2। क्लियर हुई बात? Q1 कितना होगा? Q1 को आप लिख सकते हो माइनस का K1A1 T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई L। ये सुनो, प्लस माइनस का K2A2 T2 माइनस T1 इसमें भी आएगा डिवाइडेड बाई L। क्या सुनो? तो यहाँ से Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 आई कैन सिंपली राइट T1 माइनस T2 अपॉन R1। ये सुनो, प्लस T1 माइनस T2 अपॉन R2। अगर इसको मैथमेटिकली देखें तो दोनों टर्म को ऐड करोगे, T1 माइनस T2 कॉमन लोगे तो वही बन जाएगा आपका T1 माइनस T2 अपॉन R टोटल एक्चुअली। क्या सुनो? तो दिस इज योर heat flow equation in parallel connection for the quantum knot। सिंपल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कंबाइंड सीरीज एंड पैरेलल स्लैब। बन गया यहाँ तक? बहुत ज़्यादा टफ कुछ है नहीं। नेक्स्ट तीसरा लिखो, कंबाइंड सीरीज एंड पैरेलल स्लैब्स। ठीक है, कंबाइंड कैसे करें? मान लेते हैं कि भाई एक स्लैब ये है और दूसरी ये है, ये दोनों तो हो गई पैरेलल में। इनका इन दो स्लैब के साथ है सीरीज कनेक्शन, ये दो आ गई सीरीज की। ठीक है, यहाँ पर भी एक्सट्रीम लेफ्ट फेस जो है और एक्सट्रीम राइट फेस जो है, ये पूरा पूरा सेम टेम्परेचर T1 T2 पर रखा जाता है। सेम टेम्परेचर मतलब इस पूरे सरफेस का सेम टेम्परेचर है T1, इसका पूरा सेम है T2। इस तरीके से रखा है और वही मानेंगे कि लेट अस अज्यूम T1 इज ग्रेटर देन T2, तो हमारा हीट यहाँ से चलना स्टार्ट होगा। टोटल हीट आप यहाँ पे सप्लाई करेंगे, वो ही हीट क्या होगा इस स्लैब के अंदर चलेगा, फिर ये डिवाइड हो जाएगा ऊपर नीचे दो स्ट्रीम में, फिर नेक्स्ट वाले में फिर वही आएगा और बाहर टोटल उतना ही मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर आपने Q दिया है, ठीक है, तो वो इस Q1 के बराबर होगा, फिर ये Q2 और Q3 में डिवाइड हो जाएगा, फिर वो ऐड होके Q4 बन जाएगा और बाहर आके फिर Q बन जाएगा। मतलब Q और Q1 इक्वल होने चाहिए क्योंकि सेम हीट आ रहा है। Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3 होना चाहिए क्योंकि डिवाइड हो रहा है दो ब्रांचेज में। फिर Q2 प्लस Q3 इक्वल टू Q4 और Q4 इक्वल टू होना चाहिए Q। तो जाहिर सी बात है यहाँ सिंपल तरीके से सब कुछ दिख रहा है। तो पहले का मान लेते हैं एरिया A1 और कंडक्टिविटी है K1। दूसरे का एरिया है A2, कंडक्टिविटी है K2। तीसरे का एरिया है A3, कंडक्टिविटी है K3। और ये है A4 एंड K4। समझ गए बात को? यहाँ इसका लेंथ हो जाएगा L1, ये हो जाएगा L2 इक्वल टू L3। बाकी फिर क्वेश्चन में जैसे भी देगा तो हम सेपरेट एनालिसिस कर सकते हैं, दीज आर नॉट स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इतना तो समझते ही हैं। आगे बढ़ें, इसका फटाफट से बना देते हैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो देखो पहला स्लैब इस तरीके से, फिर दो में डिवाइड हो गया ब्रांच में, ऊपर एक पैरेलल में रेजिस्टेंस, नीचे एक पैरेलल में रेजिस्टेंस, फिर फर्दर फिर एक सीरीज में मिलता है लाइक दिस। तो टोटल देखो ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, चार रेजिस्टेंस हो गए। यहाँ टेम्परेचर है T1, यहाँ टेम्परेचर आपको दिया हुआ है T2। हीट जो चलेगी वो पहले में Q यहाँ से चली,
Q1 आप यहाँ मान सकते हो, तो Q इक्वल टू Q1 यहाँ मिल जाएगा। Q1 डिवाइड हो रहा है 2 में, Q2 और Q3 में, और वापस से वो Q2 Q3 जो हैं वो ऐड हो जा रहे हैं और इसमें Q4 बन जाएगा। तो Q4 Q के बराबर होना चाहिए क्योंकि फाइनली Q बाहर निकल रहा है। क्लियर हुआ? सिंपल सा डायग्राम है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, अब इतना तो सीख ही गए हैं कि आर टोटल निकालें हैं। तो पहला R1 सीरीज़ में, फिर इन दोनों का कंबाइंड सीरीज़, और ये तीसरा सीरीज़ में, है ना। तो इसको लिख सकता हूँ मैं R1 प्लस, इन दोनों का कंबाइंड क्या होगा, ये पैरेलल हैं तो इनका कंबाइंड होगा R2 R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3, है ना, प्लस R4। तो ये बन गया टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर। ओके जी। एंड जो हीट सप्लाई है Q इक्वल टू Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3 इक्वल टू Q4 इक्वल टू फिर से Q, ये इसको डायरेक्ट मैं लिख दूँ, इनिशियल माइनस फाइनल टेम्परेचर अपॉन टोटल थर्मल रेजिस्टेंस। क्लियर हुई बात? तो अब इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन जब आएगा उसमें सॉल्व कर देंगे अकॉर्डिंगली। ओके जी। तो ये अपने तीनों केस हो गए, कंबाइंड, पैरेलल एंड सीरीज। ठीक है, कंबाइंड, पैरेलल एंड सीरीज, बना दो इनको। कंबाइंड, पैरेलल, सीरीज, कंपोजिट स्लैब्स, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है केस।